बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियों के दिन हों, 2 से 4 मिनट ज़्यादा आपको कंबल में रहने के लिए मिल जाएं तो सर्दियों का मज़ा दोबाला हो जाता है। इसी के साथ अगर स्क्रीन पर रोही एट 10 चल रहा हो, साथ हाथ में चाय का कप हो और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हो तो मज़ीद इसमें मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने रिलैक्स तो करना है, लेकिन एक ऐसे मौजू पे बात करनी है जिस पे अमूमन इतनी ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि उसको थोड़ा सा हैवी समझा जाता है, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से बात करनी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, इसमें पाकिस्तान में किस तरह के कवानीन हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी बॉन्डेड लेबर का हम सुनते हैं, उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो इस हवाले से तफसीरन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद मुर्तज़ा साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इशू। इस इशू के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने की ज़रूरत है क्योंकि ये इशू जो है बहुत अलार्मिंग है पाकिस्तान में और इस इशू के ऊपर वक्त की ज़रूरत है कि बात की जाए। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद बुखारी, जिनको हम हमेशा वीकेंड पे दावत देते हैं ताकि पाकिस्तान ने जो कुछ अचीव किया इस हफ़्ते में उस पर तफसील गुफ्तगू की जाए और बड़ी बड़ी जो ख़बरें थी उसके ऊपर सर का एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें। हम देख रहे हैं कि 2025 का साल पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा साल रहा। अब बात की जा रही है कि इस रीजन को बेहतर किया जाए। इस रीजन को दोबारा से जो है वो कहा जाता था कि ये रीजन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है, लेकिन हमारे आपसी इख्तलाफात की वजह से ऐसा ना हो पाया। अब हम देख रहे हैं कि सार्क को दोबारा बहाल करने की बातें की जा रही हैं, तो इसमें किस तरह की पेशरफ्त होगी, क्या ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, तो इस पर तफसीलन सर का एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपसे ही आगाज़ करूँगा मैं। इस रीजन के बारे में कहा जाता था, हम हिस्टोरिकली भी कहते हैं कि सोने की चिड़िया था ये रीजन, लेकिन हमारे आपसी इख्तलाफात की वजह से उस तरह हम तरक्की नहीं कर पाए। तो मैं चाहूँगा कि अभी ये जो बातें हो रही हैं, सार्क को दोबारा बहाल किया जा रहा है, बांग्लादेश ने ही ये स्टार्ट किया था, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ये हो पाएगा या सिर्फ 2-4 दिन इस पे बातें होंगी और उसके बाद दोबारा फिर ये दबके रह जाएंगे? देखिए, अगर हम दुनिया का मंजरनामा देखें तो हम ये कहते हैं कि कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते बल्कि खित्ते तरक्की करते रहते हैं। यूरोप है तो फिर आपको देखें पूरा यूरोप उसने तरक्की की है। बरआज़म ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया पूरा ठीक है ना जी। मिडल ईस्ट है तो मिडल ईस्ट तरक्की करता है। तो जो यहाँ हमारे इस खित्ते में जो सूरत हाल पैदा हुई, काफ़ी सारी कोशिश हुई कि ये खित्ते को आगे लेके जाया जाए, इसको उभारा जाए। सार्क भी इसी सिलसिले की कड़ी थी और आरसीडी भी आपको याद होगा कि वो भी रीजनल कोऑपरेशन, तो इसी सिलसिले की कड़ी थी ताकि इस खित्ते में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ सकें। जब सार्क बनाई गई तो उस वक्त एक बहुत सारी चीज़ें सामने रखी गई जिसमें जॉइंट सियासत थी, कल्चरल एक्सचेंजेस थी, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ थी। हम इसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते थे यहाँ ममालिक, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि उस वक्त जब ये सार्क बन रही थी, भारत की तरफ से ये बातें होती थी कि इन मामलात को सार्क में शामिल ना किया जाए, बजाय इसके कि ये डिस्कशन होती कि ये चीज़ें सार्क में शामिल की जाए, तो ये डिस्कशन होती रही कि ये ना शामिल की जाए। बायलैटरल मामलात थे, जहाँ खित्ते के इशूज़ थे, उन सारी चीज़ों को हमने माइनस कर दिया। चलें, खैर फिर भी अच्छा हुआ कि सार्क बन गई और सार्क ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि तवील अरसे से सार्क जो है वो एक पस पर्दा सी तंजीम चली गई है। सार्क तो मौजूद है, बाद में हमने इसे अफ़गानिस्तान को भी शामिल किया ताकि ये ज़रा फ्लोरिश हो। लेकिन ये हुआ क्या, ये सिर्फ भारत की हठधर्मी थी, इसकी वजह से सार्क इस नतीजे पर पहुँची। इस खित्ते का एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है भारत की मौजूदगी की वजह से। भारत एक बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। आबादी बहुत बड़ी आबादी, दुनिया का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क है इस वक्त। रकबा जो है वो बहुत बड़ा है। इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वो हुजूम के एतबार से इससे छोटे हैं। भारत की ये ख्वाहिश रही है हमेशा इस खित्ते में कि वो थानेदार की हैसियत से यहाँ मौजूद रहे और बाकी सारे जो है वो ये मालिक हैं वो उसके ताबेदार की हैसियत से मौजूद हैं।
तो जब आप मुल्कों के दरमियान बात करते हैं कि छोटा से छोटा मुल्क भी हो तो वो अपनी अपनी हैसियत है उसको कायम रख के, बहाल रख के बातचीत करना चाहते हैं। तो माजी में हमने ये देखा कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है सार्क के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भारत की बेतहाशा मदाखलत रही, और एक मरहले पर ये भी डिस्कशन हुई कि इन सारे मुल्कों के जो सार्क के ममालिक हैं इनका ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना दिया जाए कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कहीं कोई कहत की सूरत हाल पैदा होती है, खुराक की कोई कमी होती है, तो एक दूसरे की सपोर्ट करें मिलकर। अच्छी बात थी बिल्कुल, लेकिन आप ये देखें कि इसका नतीजा ये निकला कि भारत ने कहा कि जी अगर आपके किसी मुल्क के अंदर भी ये बहरान पैदा हो तो भारत उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन भारत में अगर ये बहरान पैदा हो तो आप सारे मिलकर भी हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हम ऐसे मायदे में क्यों जाएं। तो भारत ने हमेशा रुकावटें डाली। फिर खित्ते के अंदर जो उसने अंदाज़े सियासत अपनाया, मतलब हम अपने ही पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ सूरत हाल पैदा की और फिर जिस अंदाज से वहाँ अपनी फ़ौजें उतारी और जो सारा कुछ किया, उससे ज़ाहिर बड़ी तकलीफ सूरत हाल थी। यही सूरत हाल वो बांग्लादेश के साथ करते रहे, श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, भूटान के साथ। वो इनमें से बेशतर मुल्कों को तो ऐसे समझते हैं कि हमारी अपनी एक रियासत है। तो इससे जो है वो सार को बेहद नुकसान पहुँचा। अब खित्ते का मंजरनामा बदल रहा है। माजी में ये हुआ कि सारे लोग जो है वो भारत से खौफज़दा रहे और ये तासुर था कि जी ज़ाहिर है भारत के सामने सर उठाएंगे तो मसाइल का सामना होगा। लेकिन अब पाकिस्तान ने जिस अंदाज से ये ताज़ा हालात में ज़रूरत का मुजाहरा किया है और एक जंग जीती है, तो उससे खित्ते के बाकी ममालिक को भी हौसला हो गया है कि भारत के ख़िलाफ़ बात की जा सकती है, खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक तंजीम पहले से मौजूद है, इस तंजीम को फ़ाल किया जाए। और बांग्लादेश की ये ख्वाहिश ठीक है, इस तंजीम को फ़ाल किया जाए। फ़ाल करेंगे तो हमारे तजारती रवाबत बढ़ेंगे, सियासी रवाबत बढ़ेंगे, कल्चरल जो एक्सचेंज है वो हो पाएगा इसकी तंजीम? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भारत ने अपने मुल्क के अंदर जो नफ़रत के बीज बोए हैं, बिल्कुल उसने अब एक दरख्त की शक्ल अख्तियार करना शुरू कर दी है और अक़लियतों के खिलाफ एक इस तरह का। अच्छा ये देखिए ना, अगर रियासत ये कहना शुरू कर दे कि ये भारत भारतीयों का है, हिंदुओं का है, हिंदुस्तान में अगर रहना है तो हिंदू रहेगा, बाकी निकल जाए, तो अगर ये वहाँ पर इस तरह का तासुर पैदा हो जाए, माइंडसेट पैदा हो जाए, तो फिर उससे मामलात आगे बढ़ते नहीं हैं। अभी आपने ये ताज़ा सूरत हाल 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर भी देखी। फिर मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बाकी भी वहाँ पर जितनी अक़लियतें हैं वो सारी मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो गई हैं। और ये भारत ने खुद, इससे पहले भारत ने बड़ी जो हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ रजीम थे उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ख़ुद को सेकुलर साबित किया, दुनिया के अंदर ये मंजरनामा पेश करने की कोशिश की कि हम सेकुलर हैं, यहाँ सारे मज़ाहिब को आज़ादी है। वो सारा ये जो मौजूदा रजीम है इनका दूसरा टेनोवर है, इन्होंने सब कुछ आके उलट दिया और वहाँ पर जो इंतहा पसंदी की सियासत की है, इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया है और हिंदुज़म को, हिंदुत्व का जिसको हम नज़रिए को नाम दे के उन्होंने फ़रोग़ दिया है। अच्छा, अगर इसको ज़रा हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये उनके लिए कितना बुरा साबित हो सकता है? ये जो उनके सेकुलर एक इमेज थी वो टूटी है, उस पर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल हेडलाइंस भी लगती हैं कि भारत अब मज़ालिम ढा रहा है अक़लियतों के लिए। अगर सिर्फ भारत के लिए देखें तो कितना बुरा साबित होगा? देखिए अभी तो ये, क्योंकि ग्रोइंग इकॉनमी तो वो भी है, अभी तो इसके असरात आपको महसूस हो रहे हैं ना कि अक़लियतों पर। आप ये देखिएगा, जैसे मैं आपसे गुजारिश की कि उसने ये जो नफ़रत का बीज बोया है इसने दरख्त बनना है और भारत के अंदर जो सोसाइटी है उसके अंदर टूट फूट होगी। इसी वजह से होगी कि आप नफ़रत की बुनियाद पर रियासत नहीं खड़ी चला सकते। इसमें मज़ीद भी सर गुफ्तगू करते हैं। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हमने आज बात करनी है, बहुत हैवी टॉपिक है। मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि थोड़ा सा टेक्निकलिटी से निकल के बड़ा आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाइएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें? आम अल्फाज में अगर आप कहें तो इंसानों की मर्ज़ी के बगैर उनको जबरी मुशक्क़त में डालना, उनका इस्तेहसाल करना, उनको सेक्स ट्रैफिकिंग में शामिल करना या उनकी ख़रीदो फ़रोख्त कर देना, ये इसको आम अल्फाज में हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहेंगे, इंसानी स्मगलिंग कहेंगे। ठीक, बुनियादी तौर पे बहुत सारे ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त से, जबरी मुशक्क़त से, चाइल्ड लेबर से, भट्टा मजदूरी से लोगों को कम उजरत दे के या उनका इस्तेहसाल करके फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ये इंसानी स्मगलिंग में आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। आम अल्फाज में इसके अगर आप मिसालें देखें तो आप अगर
भीख मांगने वाले लोगों को देखें, ऐसे बच्चे या ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनको ज़बरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है, वो इसकी एक मिसाल है। अच्छा, इसमें ये सारे जो ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम जब भी ह्यूमन स्मगलिंग की बात करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, तो हम क्रॉस बॉर्डर बात करते हैं। नहीं, इंटरनली भी ज़रा देखें। समझाइएगा। दो चीज़, एक हम जो ह्यूमन स्मगलिंग, इंसानों की जो स्मगलिंग है वो विद इन कंट्री भी हो सकती है, आउटसाइड भी कंट्री हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंसान को किसी और मुल्क भेज रहे हैं बगैर उसकी इजाज़त के, तो इंटरनेशनल स्मगलिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर विद इन सिटी, विद इन कंट्री, उसको आप किसी और शहर में उसकी इजाज़त के बगैर ज़बरदस्ती वहाँ पे भेज रहे हैं, उसे जबरी मुशक्क़त के लिए या किसी भी इस्तेहसाल के लिए, तो ये भी स्मगलिंग का एक हिस्सा है, ट्रैफिकिंग का एक हिस्सा है। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत सारी चीज़ों को हम इसका हिस्सा नहीं समझते ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। जैसे बॉन्डेड लेबर है, लोग इसको इसका हिस्सा नहीं समझते आम अल्फाज में, जिसको हम बॉन्डेड लेबर होती है ज़बरदस्ती किसी से मुशक्क़त कराना। अगर किसी के घर में कोई मुलाजिम है और वह ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर आप उसे रख रहे हैं, तो ये भी बॉन्ड लेबर में आता है। भट्टा मजदूरी, अगर भट्टों पे लोग अपनी मर्ज़ी के बगैर, आप देखेंगे नस्ल दर नस्ल, किसी का दादा भट्टे पे मजदूर था, उसने कोई कर्जा लिया था, उस कर्जे में उसके बच्चे काम कर रहे होते हैं, फिर उसकी एक औलाद जो है वहाँ काम कर रही होती है। ये भी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। इसी तरह से आप देखेंगे बढ़ता रुझान एक इस मुल्क में जो रिपोर्ट्स बताती हैं, वो सेक्स ट्रैफिकिंग के जो है वो केसेस हैं। ख़वातीन को जबरी जो है वो सेक्स ट्रैफिकिंग के जो रैकेट्स हैं उसमें लाना और उनसे ज़बरदस्ती ये काम कराना, ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक शक्ल है। एक और जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आप इसमें देखें कि ऐसे लोग जो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना चाहते, उनको चंद पैसे दे के किसी और शहर में ले जाया जाता है और फिर महीनों उनसे वहाँ लेबर कराई जाती है चंद थोड़े से पैसों के एवज़, और बाद में उनको तनख्वाहें भी नहीं दी जाती। तो ये भी उसकी एक शक्ल है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इंसानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती हैं। इंसानों की एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी हो, उनसे ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाए, उनको सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व किया जाए, जबरी उनसे भी है, ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है वो हिस्सा है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कौन से इदारे हैं जो इसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं? अब हम जब बॉन्डेड लेबर की बात करते हैं तो लेबर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो फिर FIA भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो क्या ये एक कोई इदारा है या डिफरेंट इदारे मिलकर काम कर रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे इदारे हैं, हर इदारे की अपनी डोमेन है। लेबर डिपार्टमेंट जो कंपोनेंट देखेगा वो लेबर से रिलेटेड देखेगा। विद इन कंट्री जो ट्रैफिकिंग होती है उसको पुलिस का डिपार्टमेंट देखता है। इंटरनेशनली जो ट्रैफिकिंग होगी उसको जो है FIA का डिपार्टमेंट देखेगा। तो हर इदारे की डोमेन है और उस डोमेन में रहते हुए वो ऑपरेट करते हैं कि मतलब असल में हमारे जो लॉज हैं पाकिस्तान पिनल कोड के, वो कुछ इदारों की जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर बॉन्डेड लेबर का काम होगा तो उसको लेबर डिपार्टमेंट देख रहा होगा। विद इन कंट्री सेक्स ट्रैफिकिंग होगी, इंसानों की जबरी खरीदो फरोख्त होगी, उनको ज़बरदस्ती किसी काम में जो है किडनैप करके कहीं और काम में लगाया जाएगा, तो उसको पुलिस का डिपार्टमेंट देखेगा। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब, आप बता रहे थे कि इदारों की डोमेन्स क्या हैं। इसमें हमने ये तो क्लियरली समझ लिया। अब कवानीन के बारे में ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान में किस तरह के कवानीन हैं, इसको कब से वो कवानीन लागू किए गए, और ये भी बताइएगा कि इसकी वजह से क्या कोई रोकथाम भी की गई है इसमें? पाकिस्तान में कवानीन बिल्कुल मौजूद हैं। पाकिस्तान पिनल कोड के जो सेक्शंस हैं वो भी मौजूद हैं जो कि विद इन कंट्री हमारी जो ट्रैफिकिंग है उसको रोकथाम के लिए काम करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, एंटी ट्रैफिकिंग एक्ट जो है वो भी एक जो है लॉ हमारे पास मौजूद है। PTPA। जी, ATPA। तो इसमें और इंटरनेशनली जो है हमारा टिप एंड सोम का जो कानून है, ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट और स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट एक्ट, वो भी मौजूद है। और इसमें 10 साल से 14 साल तक सज़ाएं भी मिलती हैं मेंशन है, और 10 लाख से 20 लाख रुपए तक जुर्माने भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जनरल पब्लिक को उन कवानीन के बारे में पता होना और उन कवानीन के बारे में आगाही होना। अगर आप एक लेमैन से पूछेंगे तो उसको इन कवानीन के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, और वो लोग अगर किसी को जबरी मुशक्क़त में एंगेज भी किया गया है और उसको एक लेबरर बना के, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, साउथ पंजाब के देहातों से भी जब आप
का ये सीज़न चल रहा है तो हम देखते हैं कि सेंट्रल पंजाब में लोगों लेबर्स की पूरी एक जो प्लटून लेके जाई जाती है। वहाँ वो लोग 3-3, 4-4 महीने बहुत वर्स्ट कंडीशन में रह के काम करते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनको तनख्वाहें नहीं मिलती। तो ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़मरे में केस आता है और इस तरह इसका अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो लोग इसको इस सेक्शन के अंदर केस जो है वो रिपोर्ट नहीं करते, वो इसको लेन देन का मामला कह के उसको रिपोर्ट करते हैं, जिसकी बहुत थोड़ी सी सज़ा होती है और उसमें समटाइम जो हमारा कन्वेंशन रेट है वो भी बहुत थोड़ा, और जो इसमें कल्प्रेट होता है उसको बहुत सारे रिलीफ मिल जाते हैं। इसी तरह से जो आप देखते हैं कि सेक्स ट्रैफिकिंग के केसेस हैं उसमें बहुत दफ़ा फैमिलीज़ जो हैं वो बैकआउट कर जाती हैं और उस तरह के केसेस में जो है वो विक्टिम को सपोर्ट नहीं हो रही होती। तो ये जो कवानीन है इसमें विक्टिम की सपोर्ट का एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म मौजूद है। अगर वो ट्रैफिकिंग पर्सनस का विक्टिम है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम है तो उसके लिए बहुत सारे डोमेन्स अवेलेबल हैं, उसकी प्रोटेक्शन, उसको शेल्टर मिलना, उसको फूड मिलना और उसको जब तक उसका केस चल रहा है उसको काउंसलिंग सपोर्ट होना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक विक्टिम को मिलती हैं। अच्छा, इसमें ख़वातीन और बच्चे ज़्यादातर इसका शिकार होते हैं, हम देखते हैं ख़बरें भी, हेडलाइंस भी लगती हैं, तो उसकी वजह क्या है? दूसरा, अब अगर हम बॉन्डेड लेबर की बात कर लें, अगर कोई बच्चा किसी के घर मुलाजमत कर रहा है, वैसे तो लेबर लॉस के ये अगेंस्ट है किसी को जॉब देना, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती खड़ा करके गए हैं, उधर बच्चा जो है वो काम कर रहा है, तो फिर इस पर कवानीन क्या कहते हैं और उस शख्स की भी क्या जिम्मेदारी है जो उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, किसके खिलाफ एक्शन होगा? देखें, ये 3-4 आपने चीज़ें इकट्ठी पूछे, मैं इनका वन बाय एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अंडरस्टैंडिंग का है कि ख़वातीन और बच्चे इसका क्यों शिकार हैं। तो हमारे माशरे में ख़वातीन और बच्चे वल्नरेबल जो है वो पॉपुलेशन है। फीमेल्स स्पेशली जॉब्स अवेलेबिलिटी ना होना, इकनॉमिक इंडिपेंडेंट ना होना और उनका एक्सपोजर ना होना अबाउट द वर्किंग और द जो जॉबियन क्लास है उससे रिलेटेड, तो बहुत दफ़ा इस तरह के रैकेट्स का शिकार हो जाती हैं। बच्चे क्योंकि बहुत थोड़ा छोटा माइंड रखते हैं, दे आर वेरी मच वल्नरेबल, कि कोई भी उनको भिला पुसला के समटाइम किडनैपिंग के इश्यूज़ में वो बच्चे जो है वो शिकार होके इस तरह के माफिया के हाथ आ जाते हैं। तो एक बड़ी तादाद जो है इसमें आप देखेंगे ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स में ख़वातीन और बच्चों की। अगर मैं आपको बताऊँ, पिछले साल के अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखें तो 24,199 23,629 टोटल केसेस हुए, इसमें 22,199 जो केसेस हैं वो सेक्स ट्रैफिकिंग के हैं और द विक्टिम्स आर विमेन एंड चिल्ड्रन, और बहुत बड़ी तादाद है इसमें, बहुत बड़ी तादाद। तो इसमें आप अंडरस्टैंडिंग करें कि उनके लिए लॉज, फिर वो अपने केसेस को खुद फेस नहीं कर सकते। विक्टिम को वो विक्टिम सपोर्ट ना मिलने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनएबल टू फाइल अ केस और उनको उससे सपोर्ट नहीं मिलते, इस वजह से वो फर्दर वल्नरेबल होते हैं, और फिर स्टिग्मा भी लग जाता है, उसको केस फाइल करना है, कोर्ट्स में जाना है, उसमें हेल्प चाहिए। इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। बुखारी साहब, मैं आपका भी कमेंट चाहूँगा इस पूरे इशू के ऊपर, इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माजी में तो ये होता रहा है कि ये जो कवानीन हैं, मुल्की कवानीन हैं या हमने इंटरनेशनली जिन एग्रीमेंट्स के सिग्नेटरी हैं, उसके बावजूद हमने इन सारी चीज़ों से आंखें बंद किए रखी हैं। पॉलिसी ये रही क्योंकि आबादी का एक बोझ है, इसको हमने बोझ समझा ना। बिल्कुल ऐसे ही, तो फ्लो है इतना ज़्यादा और ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है और वैसे भी माइग्रेशन है, तो जो बाहर जा रहा है, जिस रास्ते से जा रहा है, खामोशी अख्तियार की जाए, जाने दिया जाए और आंखें बंद किए रखें। जब किसी कश्ती का हादसा होता है तो फिर हमें पता लगता है कि ये तो ट्रैफिकिंग हो रही है। अच्छा, अगर कहीं को पकड़ा जाता है, कोई केस सामने आता है, तो फिर हम कहते हैं वो ट्रैफिकिंग हो रही है। तो माजी में तो ये होता रहा। और ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत नीचे है, उसकी वजह यही थी ना कि जब आप अपने लोगों को इलीगल कहीं जाने से नहीं रोक रहे, कबूतर की तरह आंखें बंद करें, जहाँ तो आपकी जो पासपोर्ट की रैंकिंग है या पासपोर्ट की अहमियत है वो कम होती है। तो अब गवर्नमेंट ने इस सारी पॉलिसी को तब्दील की है। एक तो जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं उनको ज़रा चेक किया है, उनको एक ऑर्बिट में लाने की कोशिश की है। नंबर 2, हमारे जो एयरपोर्ट्स पे ये सारी जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, वहाँ पर लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है कि वो जो इलीगल जा रहे हैं, जस्टिफाइड नहीं है, उनको ऑफलोड किया जाए। फिर ये जो ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं लोग, वो ज़ाहिर ऐलान करके तो नहीं जाते ना कि हम जा रहे हैं। अब वो होता यही है कि किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जिसको वो ट्रांजिट बना के वो फिर यूरोप में या अमेरिका की तरफ जाते हैं।
तो अगर वहाँ पर कोई बंदा जा रहा है, कुछ जस्टिफाइड नहीं है, तो उसे रोका जा रहा है। तो अब ज़रा थोड़ी सी कोशिश की गई है, लेकिन जाहिर है अब ये चीज़ें सोशली एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं होगा, ठीक है, जो लोग इस सारे काम में मुलव्वस होते हैं या जो जाते भी हैं, खुद को भी प्रेजेंट करते हैं कि ठीक है जी, हम ये पैसे भी भर रहे हैं और ये अजियत भी बर्दाश्त करेंगे और फिर एक गैर यकीनी सूरत हाल में भी जाएंगे, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मुल्क में रोज़गार के मौके हों तो कोई भी अपने मुल्क को छोड़ कर ना जाए। और अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, और जिस अंदाज से गवर्नमेंट इन चीज़ों को हैंडल कर रही है, जिस तरह इदारों को मुतहर्रिक किया है, और लोग जो इंटरनेशनली ट्रैवलिंग है उसको भी चेक किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे ये जो इलीगल रूट्स इस्तेमाल होते हैं, अभी आपको ये खबरें सुनने में आ रही होंगी कि ईरान के बॉर्डर पर लोग पकड़े गए, सम टाइम अफगानिस्तान की तरफ जो है वो जाते हुए या मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ जाते हुए उनको पकड़ा जाता है। तो वो उससे उम्मीद तो है कि कुछ बेहतरी आएगी, और ये क्योंकि रातों रात सब कुछ नहीं हो सकता, ग्रेजुअल प्रोसेस है। और हम अब एक और भी रास्ता है कि हमने बहुत सारी मुल्कों के अंदर अपनी ह्यूमन रिसोर्स भेजने के लिए लीगल रास्ते भी खोले हैं। बिल्कुल, लोगों से, मुल्कों से मुआहदे हो रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं दुनिया से, जिसे आप फॉरेन जो है वो कामयाबी करार दे रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की, तो उससे हमारी दुनिया, मिडल ईस्ट में भी सूरत हाल बेहतर हुई है, यूरोपियन मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पर भी सूरत हाल बेहतर हुई है, और हमारे उनसे एग्रीमेंट हो रहे हैं कि वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स को, लेबर को, टेक्निकल लेबर को। इसमें माइग्रेंट्स की स्मगलिंग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जैसे आपने बात की, लेकिन अगर हम इंटरनली बात करें, बॉन्डेड लेबर है, सेक्स ट्रैफिकिंग है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि जबरी मुलाजमत दी जाती है, ख़ास तौर पर भट्टों पे। मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था, अगर सर इसमें मुझे करेक्ट कीजिएगा, तकरीबन 4.5 मिलियन अभी भी पीपल ऐसे हैं जो बॉन्डेड हैं, तो इसके बारे में क्या आप कहेंगे? देखिए, ये दो तरफा है जी। वो जो लोग हैं, आप थोड़ी देर के लिए भट्टा मालकान की गुफ्तगू सुन लेंगे तो आपको उनसे हमदर्दी हो जाएगी, उनकी सुन लेंगे तो उनसे हमदर्दी हो जाएगी, ठीक है ना। अब मामला ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा बॉन्डेड लेबर के जो केसेस रिपोर्ट हुए बॉन्डेड लेबर तो और भी बहुत सारी जगहों पर हो रही है, तो वो जो रिपोर्ट हुए हैं वो भट्टा ब्रिकलेंस के हैं ज़्यादा। वो होता ये है कि वो मट्टी से ईंटें जो लोग बनाते हैं वहाँ पर उनको वो रिहाइश दे देते हैं, रिहाइश गाहें उनको मिल जाती हैं, शेल्टर मिल जाता है, तो उसके अंदर रहते हैं, तो पूरी फैमिलीज रह रही होती हैं, और सारे लोग उस काम में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, हमने भी कदम फूंक कर रखना है, और क्योंकि बड़े इंट्रिकेसीज़ हैं इस सारे मामलात में, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त वो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बॉन्डेड लेबर के हवाले से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, मज़ीद भी उस पर गुफ्तगू करते हैं। हमने बात की कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा लैप्स आ रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो रही है, लेकिन अभी इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। शहजाद साहब, इस पर रोशनी डालिएगा। और पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि अगर घरेलू कोई मुलाजिम है तो उसकी क्या हैसियत है और किसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? जो एक अमेंडमेंट आई है पंजाब में, घरेलू जो वर्कर्स हैं उनके हवाले से एक कानून जो है वो बनाया गया है। उस सूरत हाल में अगर बच्चे होंगे जिनकी उम्र 12 साल से कम होगी तो उनको आप मुलाजमत में जबरी नहीं ला सकते। वेदर दे आर इसमें जबरी मुलाजमत को ज़रा डिफाइन कीजिएगा। अगर वो अपने पेरेंट्स उसको लेके आ रहे हैं वहाँ पर, वो तो उसका डिसीजन 18 साल से पहले तो उसके पेरेंट्स, उसके गार्डियंस, उसके पेरेंट्स अगर उसको भेज रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई होती है, जो अमेंडमेंट है उसके बाद। और पहले ये होता था कि सम टाइम पेरेंट्स खुद काम कर रहे होते तो बच्चे उनके साथ काम कर रहे होते थे, तो इसकी भी ममानियत की गई है कि कोई इस तरह का इंडस्ट्रीज़ में इवन ऐसा किसी काम पे जो 12 साल तक का बच्चा है उसको शामिल ना किया जाए, जो किसी भी वल्नरेबल सिचुएशन या जो कोई आपका ख़तरनाक काम है उसमें जिसको उसको किसी तरह का भी हादसे का ख़तरा हो सकता है, शामिल न किया। इसी तरह घर में काम करने के हवाले से भी लॉ में ये अमेंडमेंट की है कि बच्चों को जबरी मुशक्क़त में ही कंसिडर किया जाएगा, वेदर उनके पेरेंट्स उनको भेज रहे हैं या उनको कोई उनकी मर्ज़ी से एंगेज कर रहा है, तो 12 साल से कम एज का बच्चा जो है वो जबरी मुशक्क़त में ही कंसिडर होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अब लॉज के बारे में ज़रा बताइएगा कि उसकी लॉज तो आपने डिफाइन किए, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताइएगा और हालात के बारे में बताइएगा, क्या क्या हालात इंप्रूव हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखें, पिछले साल की अगर आप रिपोर्ट्स उठाएं तो उसमें हमारे जो ओवरऑल, मैंने आपको जैसे बताया, 23,000
629 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, और इसमें से सबसे बड़ी तादाद जो थी वो सेक्स ट्रैफिकिंग की थी, जिसमें बच्चे और ख़वातीन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे। 22,199 लोग जो हैं वो इसमें रिपोर्ट केसेस हुए, और 1430 केसेस जो हैं वो फोर्स लेबर के जो है वो रिपोर्ट हुए। अब इसमें कन्वेंशन रेट देखें तो जो फोर्स लेबर के हैं वो ज़्यादा कन्वेंशन हुई हैं एज़ कम्पेयर टू, देखिए उनका लॉ कम थे, उसमें आप 434 केसेस 434 केसेस जो हैं उसमें कन्वेंशन हुई हैं, और जो सेक्स ट्रैफिकिंग के केसेस हैं उनमें सिर्फ 60 केसेस जो हैं उनमें कन्वेंशन हुई है। बहुत दफ़ा केस रिपोर्ट होते हैं और उसमें एविडेंस ना होने की वजह से या लॉ की इतनी पेचीदगियाँ होने की वजह से विक्टिम जो है वो उस तरह के एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाता जिसमें उनकी कन्वेंशन हो। दूसरा इशू ये भी होता है कि जब पुलिस में ये केस रिपोर्ट होते हैं तो उसमें वो जो है सेक्शन ही ऐड नहीं किए जाते जो एक विक्टिम को कानून में मदद दे सकें। तो एक बड़ी वजह इसकी ये भी नज़र आती है कि लॉज मौजूद हैं, उस पर रिपोर्ट्स भी होते हैं, केस फाइल भी होते हैं, बट उसमें वो सेक्शन नहीं लगाए जाते जिससे कल्प्रिट जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। और ये तो तब है कि अगर कोई एक विलिंग है जो विक्टिम है वो रिपोर्ट करने के लिए, अगर कोई ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं ओनली, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये मतलब हमारा FIA का पुलिस का जो डाटा है या लेबर डिपार्टमेंट ने जिसको अपनी रिपोर्ट्स में रिपोर्ट किया, मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सैकड़ों ऐसे केसेस मिलेंगे। जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे माइग्रेंट्स की, तो आपका हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा 1 करोड़ 20 लाख के करीब है जो पाकिस्तान से बाहर रहता है, और अगर पिछले साल के केसेस देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आई इंटरव्यू मैनी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग जिनको बाहर ले जाया गया 40 लाख रुपए लेके और गैर कानूनी तरीके से। 40 लाख रुपए 40 लाख रुपए वो ह्यूमन ट्रैफिकर उनसे 40 लाख रुपए एडवांस में लेता है कि मैं आपको यूरोप ले जाऊंगा, रास्ते में वो मर जाएं कुछ हो, एंड दे आर नॉट विलिंग टू फाइल अ केस अगेंस्ट देम। उनकी इस तरह से माइंड मेकअप की गई है कि अगर आप केस करोगे तो फिर आप कभी यूरोप नहीं जा सकोगे। तो ये भी एक आइडियोलॉजी है लोगों के अंदर कि वो लोग केस ही नहीं फाइल करना चाहते। आप साउथ पंजाब में देखें तो आपको सैकड़ों देहातों में ऐसे, एक देहात में चलें सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे जिसमें लोगों से वीज़ा के पैसे लिए गए। यहाँ से कहा गया आपको दुबई में जाके एक सुपरवाइज़र की जॉब मिलेगी या आपको एक मेसन की जॉब मिलेगी, बट जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको एक लेबर की जॉब मिलती है या उनको एज मतलब किसी ने बकरियाँ चरानी या ऊँट चराने, जो वो लेबर कर ही नहीं सकते। तो ये भी ट्रैफिकिंग का ही केसेस होते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वो इन केसेस को परसू करते हैं लेन देन के मामले में, जिसकी वजह से वो कल्प्रिट जो है बच जाता है। तो लॉज मौजूद हैं, उसमें अमेंडमेंट्स बहुत अच्छी हुई हैं, बट उनकी लोगों तक अवेयरनेस ना होने की वजह से केसेस वैसे फाइल नहीं हो रहे। अच्छा, इसमें अवेयरनेस की जिम्मेदारी किसकी है? हमारा मीडिया भी इसमें रोल प्ले कर सकता है। दूसरा आसान करना है ना, क्योंकि एक ऐसी क्लास है जो कि अनफॉर्चुनेटली उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो इस पर भी आप भी कमेंट कीजिएगा। मैं बुखारी साहब का भी इस पर कमेंट चाहूँगा कि सर हमें अवेयरनेस के लिए इस पर क्या करना चाहिए, मीडिया अपना रोल किस तरह प्ले कर सकता है, गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती है? सिर्फ अवेयरनेस का मसला नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस बड़ा छोटा सा सेगमेंट है। देखें, एक वालिद है, वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, उनको किसी दुकान पर छोड़ कर आ रहा है, किसी मैकेनिक की दुकान पर छोड़ के आ रहा है, सख्त काम है, वो सारे काम जो हमारे लॉज बैन करते हैं बच्चों के काम के लिए, वहाँ छोड़कर अपनी मर्जी से छोड़ कर आ रहे हैं। तो आप सोचिए उसके दिल पर भी क्या बीती होगी ना। मतलब ये कोई विलिंगली नहीं है कि भाई अच्छा जी ठीक है जी, चॉइस नहीं है। लोगों के पास, लोगों की आमदनी और अखराजात में एक इतना बड़ा गैप आ गया है कि एक आदमी 20,000 रुपये पर मुलाजमत कर रहा है। अब हमने 40,000 रुपये रखी है मिनिमम वेजेस, लेकिन आप देखेंगे कहाँ नहीं मिल रही। बिल्कुल, 20,000 रुपये पे एक आदमी मुलाजमत कर रहा है और उससे उसने घर चलाना है, तो आप मुझे रास्ता बता देना कि वो कैसे चलाएगा। ठीक है, तो फिर उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो उसका खून है, उसके टुकड़े हैं जिगर के ना, वो उनको छोड़ के बड़ी मुश्किल से आता है कि जी अच्छा भी अभी काम। और वो उसके सबकॉन्शियस में ये है कि इधर किस तरह की वर्किंग कंडीशंस होंगी, लॉ के भी अगेंस्ट है, वो सारा कुछ बर्दाश्त करता है क्योंकि सोशल कंडीशन इस तरह। अब वो उसको हम अवेयरनेस भी देते रहे, जितनी भी अवेयरनेस देते रहे। असल में ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रियासत को भी इसके लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, रोज़गार के रास्ते, कारोबार के रास्ते ओपन करने पड़ेंगे। देखिए ना, हुकूमत तो नहीं रोज़गार दे सकती, कितना देगी? प्राइवेट सेक्टर ने ही रोज़गार देना ना, इंडस्ट्री लगेगी, कोई IT का शोबा फ्लरिश होगा तो वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। अब ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि अभी भी हम सुबह हमने सबको हेलमेट पहनवा दिए ना जी, सख्ती करके, सुबह चाइल्ड लेबर भी ख़त्म कर सकते हैं। वो ख़त्म कर दें तो किधर जाएंगे बेचारे को?
ठीक है ना जी। लोगों के बहुत सारे घरों के चूल्हे उनकी वजह से जल रहे होते हैं, वो किधर जाएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिर्फ अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और हमारी इकोनॉमी का जो बहुत बड़ा बफर है वो यही इनफॉर्मल इकोनॉमी है। फॉर्मल इकोनॉमी तो हम सपोर्ट करते ही हैं, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है जो है वो स्कूलों से बाहर सड़कों पे फिर रहा है। बिल्कुल, हम तो उनको भी स्कूलों में नहीं ले जा सके, अभी उनको तालीम नहीं दे पा रहे, ठीक है ना जी। वहाँ से उठाते हैं तो किधर जाएंगे ना। मतलब ये सारी चीज़ें हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके रियासत को भी सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जिससे चीज़ें जो है उनको बेहतरी आ रही है, लेकिन वो प्रोसेस इतना स्लो है कि हमने इस बेहतरी में दुनिया का मुकाबला करना है ना। एक दौड़ है, सब कौमें सब मुल्क जो है एक दौड़ में शरीक हैं, दौड़ रही हैं, ठीक है ना। तो आप दौड़ में आप कहेंगे कि मैंने कल से अच्छी दौड़ लगाई है, लेकिन आपने तो वो मॉडल तो सामने है ना, बाकी लोग दौड़ जो आपने अचीव करना है उसकी तरफ हमने जल्दी पहुंचना साथ उसी मुकाबले। अच्छा सर, हम लोग इस हवाले से गुफ्तगू करें, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक बयान आया है वज़ीर सेहत पंजाब की तरफ से कि निश्तर जो इलाज गाह है, सबसे बड़ी इलाज गाह है साउथ पंजाब की, एक टीचिंग हॉस्पिटल है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके लिए जदीद मशीनरी अप्लाई जाएगी। गौहर साहब जो है हमारे रिपोर्टर, वो आए दिन ही खबर ब्रेक कर रहे होते हैं कि सहूलियात का फुकदान है। आपको लगता है कि इससे अब कुछ बेहतरी आएगी, और या ये सिर्फ बयानात की हद तक है बात? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि वहाँ मशीनरी की किल्लत है, कोई शक नहीं है, ठीक है ना जी। अद्वियात की किल्लत है, अब डॉक्टर्स पर पाबंदी है सरकारी अस्पताल में कि उन्होंने बाहर से दवाई नहीं मंगवानी, तो फिर वो जो दवाई दस्तियाब नहीं है उसको लिख ही नहीं रहे। ये आप डॉक्टर्स के साथ बैठे हैं तो वो ये बड़ा मसला है। कई जगहों पर सिर्फ पैनाडॉल से गुजारा किया जा रहा है, वो कहते हैं बाहर लिखेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये चीज़ें आंखें बंद करके इनको हैंडल नहीं किया जा सकता, तो ये अच्छा है। अच्छा, इस वक्त फोकस है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ना हेल्थ सेक्टर। ये अभी जो है आज भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे विज़िट किया इंस्पेक्शन टीम ने, वहाँ एमएस को मुअत्तल किया। कल विक्टोरिया हॉस्पिटल, बहुत सारे जो है वो सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन देखें, ये सारे एक्शन हैं, हम वहाँ पर इलाज की सहूलियात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रिवेंशन की तरफ जा ही नहीं रहे, ठीक है ना जी। हमारे लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं, इस पर सोच ही नहीं रहे, ठीक है ना। आप ये देखें कि शाम को आप जाके फार्मेसीज के सामने खड़े हो जाएं, आपको ऐसे लगेगा शायद यहाँ पर कोई मुफ्त में कोई चीज़ें बट रही हैं, ठीक है ना। किसी भी चौराहे पर चले जाए, आपको अगर वहाँ 20 शॉप्स हैं ना, उसमें से 10 शॉप्स जो है वो मेडिकल स्टोर्स होंगे, ठीक है। तो भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे लोग इतनी बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं, उनको बीमारी से कैसे बचाना है, इस पे गौर करना है। ये तो नहीं बीमार होते जाए, वो बढ़ते जाए, हम हॉस्पिटल बनाते रहे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए आप देख रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, अभी हो रहा है तो वो इस लेवल का नहीं है जिससे अभी हमारे साउथ में बहुत ज़्यादा बीमारी है। बिल्कुल, इस खित्ते में बहुत ज़्यादा बीमारी है, लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप गुर्बत से भी लड़ लेंगे, बेरोज़गारी से भी लड़ लेंगे, ओके सोके जो भी ये गुजारा कर लेंगे, लेकिन जब घर में बीमारी आ जाती है तो फिर वो बाकी जो मसाइब हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस हवाले से ज़रूर जो है वो काम होना चाहिए। ठीक है, आप हॉस्पिटल्स मज़ीद बना रहे हैं, आप अब देखें ना, हम डायबिटीज़ है फॉर एग्जांपल, वो दुनिया में सबसे आगे खड़े हुए हैं। भाई आप इस पे तो आप सर जोड़ के बैठ जाएं कि ये आखिर क्या ऐसा मसला हो गया है कि हमारे यहाँ शरह जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा। अच्छा, इसमें सर स्टेट की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी इनफरादी इसमें ज़्यादा? हेल्थ हमारा अपना मसला है, हमें खुद नहीं। ठीक है, आप पैदल चलना चाहते हैं, आप यहाँ से एमडी चौक तक पैदल चलना चाहते हैं, चल के आप दिखा दें मुझे सड़क पे, ठीक है ना जी। खवातीन ने पैदल चलना चाहिए। भाई आपने लोगों के अपने उनके हकूक छीन लिए हैं, ठीक है ना। आपकी पूरे मुल्क की जो फुटपाथ्स हैं वो ऑक्युपाइड है। बिल्कुल, आपके पैदल चलने के लिए सबसे पहला हक सड़क पर चलने वाले का, पैदल चलने वाले का है, ठीक है ना। आपने उसे हक छीन लिया, आपने वो जी तय बाजारी के नाम पे टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। वो अपना सामान जो भी दुकानदार आता है उठा के उस फुटपाथ पे रखता है, फुटपाथ से आगे जो है वो मोटरसाइकिलों की पार्किंग शुरू हो जाती है और सड़क के ऐन दरमियान पैदल चलने वाला बेचारा मजबूरन चल रहा होता है जी। तो ये सारी सूरत हाल है। जहाँ पर नाज़रीन जैसे सर बता रहे हैं कि सहूलियात तो दी जा रही हैं, वहीं पर प्रिवेंशन पे काम करने की ज़रूरत है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम हेल्थ सेक्टर के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे और बुखारी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हमने प्रिवेंशन पे भी काम करना है। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हम एक और अहम टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे थे। हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से बात कर रहे थे। शहजाद साहब, आपने बताया कि कावानीन मौजूद हैं, उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। अच्छा, इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है अगर हम बात करें, और इंटरनेशनली भी ज़रा बताइएगा कि कौन से इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस किस तरह देखता है सर? हाँ जी, इंटरनेशनली इस इशू पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें अभी जो टिप एंड सोम के कवानीन है, ट्रैफिकिंग पर्सन स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट एक्ट जो है, उसके ऊपर इस वक्त UNODC जो है अमेंडमेंट के ऊपर काम कर रहा है FIA के साथ मिलके। एक बहुत बड़ी मतलब ये है कि आप उसमें ऐसे अमेंडमेंट्स ला रहे हैं जिसमें जो विक्टिम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो सके, एंड साथ साथ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है कि उनको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, और इस पर भी बहुत सारे इदारे कर रहे हैं। मतलब इस पर आप अगर आप देखें तो मैं चंद एक इदारों की UN एजेंसीज के नाम लेता हूँ, जैसे UNIUM इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इस पर UNODC काम कर रहा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट इस पे काम कर रहा है, यूनिसेफ का कुछ इसमें जो बच्चों के सेरेटरी इशू होता है वो इस पे काम करते हैं, JZ एक इदारा है जर्मनी का, वो इस पे काम करता है। इसी तरह से आप देखेंगे तो जो है ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक इदारा है, वो जो इस तरह से सेक्स ट्रैफिकिंग के लोगों को यूटिलाइज किया जाता है, उनके खिलाफ वो भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, दूसरे एंड पे ये था कि जो बहुत ज़्यादा हमारी गैर कानूनी हिजरत हो रही है ना, तो जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि लोग कह रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर बहुत सारा काम किया। एंड व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट कि हम इस ट्रैफिकिंग को रोकेंगे, हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर मैनेज करेंगे, FIA को उन्होंने इसमें किया, बहुत सारे लोगों को FIA किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों में जब लीबिया का इशू हुआ तो FIA के बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी गई। बिल्कुल। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कंट्री टू कंट्री एक बायलैटरल एग्रीमेंट्स की भी बात अभी रिसेंटली इटली के साथ भी एक मुआहदा हुआ, 10,500 लोगों का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। इवन यूरोप के बहुत सारे और कंट्रीज के साथ दे आर इन कॉन्टैक्ट, और वो उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे लोगों को वहाँ पे जॉब्स भी दें। बिल्कुल, वो हमारे तो जो सेफ एंड रेगुलर माइग्रेशन पाथवेज के थ्रू जो लोग जा रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी गवर्नमेंट गेट कर रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी डायरेक्टली जो है वो इस पे सबसे ज्यादा काम जो है, अगर इंटरनेशनल इदारों को देखेंगे तो GIZ बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर्स को। दे आर प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट के आप इसको स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बनाए, अपनी उस स्टैंडर्ड के ऊपर अपने लोगों को ट्रेन करें जो यूरोप में उनको रिक्वायर्ड है या गल्फ में उनको रिक्वायर्ड है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो कि इदारों की तरफ से हो रहा है। एक इसमें मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मीडिया का भी इसमें बताऊं कि बहुत सारे इंटरनेशनल इदारों ने मीडिया पर्सन्स की ट्रेनिंग्स कराई सो दैट दे मे अंडरस्टैंड कि ये इशू है क्या और किस तरह से मैस, क्योंकि हम समझते हैं मीडिया जो है वो मैस कम्युनिकेशन करता है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहा होता है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी इसमें एंगेज किया गया कि वो लोग भी इसको जो है अवेयरनेस दें। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसकी तरफ से बेहतरी हम देख रहे हैं कि इन नियर फ्यूचर हम देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे हेल्थ के डिपार्टमेंट का ये बता रहे थे, तो हेल्थ डिपार्टमेंट्स को भी इसके ऊपर एंगेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग है या सेक्स ट्रैफिकिंग है उनको वहाँ पे सपोर्ट मिलना और उनके जो केसेस से रिलेटेड एविडेंस है उनको रिपोर्ट करना, द हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दैट कि उनको इसके ऊपर ओरिएंटेशन हो कि किस तरह से उनको सपोर्ट किया जा सके। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये रफ्ता रफ्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है बुखारी साहब, हेल्थ सेक्टर पे हम बात कर रहे थे। हेल्थ सेक्टर में जैसे सर ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस सारे मामले में, आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और अगर आप अपना कोई पैगाम ऐड करना चाहें, बिल्कुल लास्ट 1 to 2 minutes हैं हमारे पास, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, फिर मैं शहजाद साहब से भी गुजारिश करूँगा। तो ये है कि हेल्थ सेक्टर पर इस वक्त बहुत शदीद दबाव है जी। आप किसी भी सरकारी इदारे को जाके देखेंगे तो पता लगेगा कि एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चले जाए, दबाव है बड़ा शदीद आबादी का, और जो हमारी सर्विसेज हैं उसके दरमियान एक तनासब मुश्किल हो रही है। दूसरा ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों पर अभी भी आँख बंद करके बैठे हैं। हमारे किसी भी बड़े हॉस्पिटल को उठा के देख लें, उसके सामने वही अस्पताल वाली 300 दुकानें खुली हुई हैं। वही ये क्या मंजर है, दुनिया में ऐसे कहीं होता है? अब निश्तर के सामने जाके देख लें, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, उससे आप अगर आप वो जितना मर्जी कह लें, वो जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो अंदर भी बैठे हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, और सामने उन्हीं की दुकानें हैं, तो ज़ाहिर है
इस तरह जो है वो हैंडल नहीं हो सकता। इसको ठीक करना होगा, हमें हेल्थ सेक्टर के हवाले से और तालीम के हवाले से इन दोनों शोबों में एमरजेंसी नाफिज करनी होगी। इसमें प्रिवेंशन को भी साथ देखना होगा और हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको ठीक करना होगा। शहजाद साहब, आप भी अगर अपना लास्ट कोई पैगाम ऐड करना चाहते हैं प्लीज़। मेरा पैगाम ये है कि देखें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कोई भी शेप हो वो इंसानों की तजलील का और उनकी इस्तेहसाल का सबब बनती है। तो एक इंसान होने की हैसियत से हमें इसके रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप जिस भी डोमेन में हों, इंसानों की तजलील को रोकने में अपना किरदार अदा करें, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का साथ दें और लोगों को बताते रहें कि ये गलत बात है, क्योंकि आपके गलत कहने से उस गलती को और भी लोग जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हम हमेशा आपको गुजारिश करते हैं कि हफ्ते के दिन आप आएँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके एक्सपर्ट ओपिनियन मिलें। शहजाद साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें आपने बड़ा आसान करके समझाया कौन से इदारे हैं, कहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक नया टॉपिक होंगे, एक नए गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से और बड़ा आसान अल्फाज में एक बहुत ही इंट्रिकेट टॉपिक हमने आपको समझाने की कोशिश की और अवेयर करने की कोशिश की कि किस तरह के कवानीन हैं और किस तरह आप जो है वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं इस तरह के जुराइम से। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है सीज़नल जो हमारी बीमारियाँ होती हैं सर्दियों को लेकर। आजकल हम देख रहे हैं कि ड्राई वेदर की वजह से एक इन्फ्लुएंज़ा फैला हुआ है, हर किसी को खांसी है, नज़ला है, फिर फॉग का, स्मोक का भी हमें मुकाबला करना है, थ्रोट इरिटेशन हो रही है, आइज़ इरिटेशन हो रही है। तो इन सारी चीज़ों से किस तरह बचा जा सकता है? ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उन्होंने किस तरह इसका मुकाबला करना है? तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं गुलाम मुर्तज़ा, जो कि एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। सर, सर्दियों का वेदर एंजॉय किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सर्दियों में बार बार क्यों हमें इस तरह की बीमारियां होती हैं? गर्मियों में कम रहते हैं, होते हैं, बुखार होता है, नज़ला होता है, लेकिन सर्दियों में बार बार होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह क्या? इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो जो वायरल डिजीज़ हैं जी, उनके लिए ये एक सूटेबल एनवायरनमेंट होता है फॉर वायरस टू ग्रो एंड अटैक। दूसरा ये है कि हमारी जो फ़िज़ा है इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन सर्दियों में कुछ ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इफ़ेक्ट। तो डेफिनेटली जब हम 1 मिनट में 16 दफ़ा सांस लेते हैं तो हर दफ़ा वो पार्टिकुलेट मैटर्स हमारे नोज़ या माउथ के थ्रू हमारे सांस के निज़ाम में जाते हैं, तो उससे ज़ाहिर एक इरिटेशन और फिर एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू होते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बार बार बीमारियां हो रही हैं इसमें शायद आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम है। क्या ये बात ठीक है, या अगर आपको सर्दियों में बार बार बीमारियां हो रही हैं तो इट्स ओके, ये मौसम की वजह से होता है? देखिए, साल में 2-3 दफ़ा नज़ला ज़ुकाम फ्लू होना दिस इज़ कॉमन प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहाँ तक इम्यूनिटी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है नज़ला ज़ुकाम का इम्यूनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि जब आपके जिस्म में फ़ौरन बॉडी वो वायरस की शक्ल में हो या पार्टिकुलेट मैटर्स की शक्ल में हो जब जाती है तो हमारा बेसिकली इम्यून रिएक्शन है जो फाइट करता है और उसके नतीजे में हमें ये अलामतें आती हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि हम लोग तशख़ीस ये तो डॉक्टर ने करनी है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, हम जाएंगे फार्मासिस्ट के पास, फार्मेसी पे कि मुझे ये अलामतें हैं, मुझे प्लीज़ दवाई दे दें, और फ़ौरन सबसे पहले अगर वो भी हमें एंटीबायोटिक नहीं देगा तो हम उससे भी लड़ना शुरू कर देंगे कि आपने हमें एंटीबायोटिक क्यों नहीं दिया। तो इसमें फ़र्क किस तरह करना है कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या कोई वायरस की वजह से हो रहा है? ये आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इसको मेरे ख्याल में हमें डिटेल में एड्रेस करना चाहिए। जी, उसमें अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ है और उसके साथ आपको बुखार नहीं है, जिस्म में दर्द नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एलर्जिक है। और इसमें टू स्टार्ट विद तो आपको कोई बहुत सारी मेडिसिन चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जैसे एलर्जन एक्सपोजर होता है, कुछ टाइम के लिए उसका रिस्पांस आता है और फिर आप ठीक हो जाते हैं। तो इसमें तो मेरा ख्याल है किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये एलर्जिक इशू अगर आपका मोर देन 2 वीक्स पे चला गया है तो फिर आपको मेडिकल हेल्प जो है ना वो सीख करनी चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि मोर देन 2 वीक्स अगर चला गया है तो फिर आपको मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। यूजुअली कितने दिनों में सबसाइड कर जाता है अगर हमें नज़ला हुआ है, खांसी हुई है, सोर थ्रोट है? ये 1 वीक में सेटल होना चाहिए
और पहले हमें होम रेमेडीज़ को ट्राई करना चाहिए। जिसमें बेस्ट होम रेमेडी क्या होगी? कुछ लोग वो जिंजर डाल देते हैं उसमें, उसमें उबाल के फिर वो गर्म पानी पीते हैं, कुछ अपने साथ थर्मोस में गर्म पानी रख लेते हैं, उसको सिप करके आई पीते थिंक रहते दिस इज़ बेस्ट, हैं। दिस इज़ बेस्ट। दिस इज़ बेस्ट एंड दिस प्रैक्टिस इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और रेस्ट कितना ज़रूरी है? रेस्ट ज़रूरी है। एक तो ज़ाहिर है आपको थकावट चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाती हैं। जब आप रेस्ट करते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपका एक्सपोजर कम हो जाता है, और जब आप बॉडी रेस्ट मोड में चली जाती है तो एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है टू फाइट विद डिजीज़, वो जो भी डिजीज़। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा जैसे ये वाला जो पीरियड है इसमें हम अपने डे टू डे टास्क कर सकते हैं? जैसे अभी हम लोगों का जो प्रोफेशन है, मीडिया का प्रोफेशन है, ये 24/7 का एक प्रोफेशन है, कभी भी आपको कॉल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, तो उस तरह आपकी बॉडी परफॉर्म भी नहीं कर पा रही होती, लेकिन मजबूरी हमने करना होता है। तो इसमें बॉडी को ज़्यादा एक्सर्ट करना चाहिए या रेस्ट दे देना चाहिए? रेस्ट देना चाहिए, लेकिन अगर कोई मजबूरी है, आपका प्रोफेशन कोई इस तरह का है, एज इफ़ यू आर डॉक्टर या भी कोई इस तरह की बात है, आपकी नीड है, तो जाके काम करने में कोई हर्ज भी नहीं। यूजुअली आप किस तरह मुकाबला करते हैं ये जो सीजनल वायरसेस होते हैं, ताकि डॉक्टर आपकी लाइफ से ना जो हम भी सीख सकेंगे कुछ ना कुछ? मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा ख्याल है लास्ट 5-6 ईयर में मैंने तो कभी कोई मतलब वर्क से छुट्टी नहीं की। अच्छा, 5-6 ईयर में यानी उसमें इवन। तो आप मुकाबला किस तरह करते हैं सर, ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार? शायद अभी कुछ लेवल का नज़ला ज़ुकाम अभी भी मुझे है जी। तो ये मतलब है कि एज इफ़ इट इज़ नॉट अ सीरियस डिजीज़ तो आप अपने आप को मेडिकेट करके चले जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को टॉलरेट करते रहते हैं। आप एज अ डॉक्टर उसमें कोई ये नहीं लेते कि आप भी जो है वो अपने लिए कोई खुद ही प्रेस्क्राइब करें, कोई एंटीबायोटिक्स? डेफिनेटली मेडिसिन के साथ भी आपको ज़ाहिर है, मेडिसिन बेसिकली इज़ नॉट अ सर्टिफिकेट कि आप मेडिसिन लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो भी ज़ाहिर टाइम टेक। एंड यूजुअली आपकी क्या होम रेमेडीज़ होती हैं? अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, कुछ एज एन एक्सपर्ट बताना चाहें कि मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, तो आप भी इस्तेमाल करें। चाय, ठीक, कॉफ़ी, कहवा, सूप और इस तरह की जो है। तो मिल्क से मना नहीं किया जाता कि अगर आपका सोर थ्रोट है या अगर नज़ला है तो आप मिल्क ना लें, इससे थोड़ा सा एग्रेवेट कर देती है सिचुएशन? मिल्क जो है ना, ये हमारी इस सोसाइटी में बड़ा, मिल्क के बारे में आपको कोई भी डिजीज़ हो, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो और कोई बात पूछे ना पूछे ये बात ज़रूर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम दूध पी सकते हैं, इससे में रेशा होता है और इस तरह की बात। अगर मैं साइंटिफिक बेसिस पे बात करूं तो हमारी जो बरे-आज़म एशिया की पॉपुलेशन है ना, इस पॉपुलेशन के लिए 8 साल की उम्र के बाद दूध कोई ज़रूरी नहीं। दूध ज़रूरी नहीं है? नहीं, ठीक है, आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल अपनी डाइट से, निकाल दें। छोड़ सकते हैं, बल्कि सर्टन एज के बाद तो शायद कुछ लोगों में दूध हार्मफुल भी हो सकता है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इट नेवर मीन कि मैं ये कह रहा हूँ कि दूध आप इस्तेमाल ना करें, आप मिल्क प्रोडक्ट बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और अगर दूध पीने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट लाइफ को मेंटेन रखने के लिए दूध ज़रूरी है। ठीक है, और ख़ास तौर पर ये जो नज़ला ज़ुकाम वाली कंडीशंस हैं, इसमें उस कंडीशन को तो ज़्यादा बिगाड़ नहीं देता, कुछ एग्रेवेट नहीं कर देता? आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि दूध पीने से इसमें कोई प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अच्छा, इफ़ यू लाइक इट, आपको पसंद है, आपको तंग नहीं कर रहा, तो आप इसे यूज़ करें। और बच्चों को किस तरह हमने बचाना है इस मौसम में? उनकी क्या एहतियाती तदाबीर होंगी? क्योंकि बच्चे तो हमारी बात भी नहीं मानेंगे अगर आप उनको मास्क पहनाएंगे या कुछ, अभी क्योंकि स्मोक का भी है, इस पर भी आपका मैं कमेंट लूँगा एज ए स्पेशलिस्ट, आप उसको किस तरह करते हैं? तो बच्चों को किस तरह सिखाया जाए, किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए सर्दी के हार्मफुल वेदर से? बच्चों को सबसे अहम बात तो ये है कि 5 ईयर से नीचे जो बच्चे हैं उनको इन्फ्लुएंजा की एनुअल वैक्सीनेशन होनी चाहिए। बच्चों का जिस हद तक हो सकता है हाइजीन का ख्याल रखें, उनकी न्यूट्रिशन को बेहतर करें, और मोस्टली कोशिश करें उन्हें इंडोर रखें, उनका हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो अच्छा रखें, घर के टेम्परेचर को मेंटेन रखें, और खुदा न खास्ता इन एफर्ट्स और सारी चीज़ों के बावजूद फिर भी कुछ बच्चे होंगे जिनमें इस तरह के प्रॉब्लम है, तो उसमें होम रेमेडीज़ के बाद बेहतर यही है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी आजकल हम देख रहे हैं एक बड़ा ड्राई वेदर है, कुछ बारिशें हुई जिसकी वजह से मौसम खुला,
इसकी वजह से एक वायरल इन्फ्लुएंजा भी फैला हुआ था जिसकी तशखीस नहीं हो पा रही थी कि ये किस वजह से हो रहा है। हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो उसका शिकार था। एक तो वो बताएं कि वो क्या था, उसका मुकाबला किस तरह करना है, और ड्राई वेदर में यूजुअली हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह करना है। हर नज़ला ज़ुकाम जो है जो इस मौसम में हो रहा है वो वायरस की वजह से नहीं है। वायरस मौजूद ज़रूर है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि सर्दी के मौसम में जो एलर्जिक डिजीज़ होती हैं बिकॉज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स और बिकॉज ऑफ टेम्परेचर का जो एक डिफरेंस आता है उसकी वजह से ज़्यादा होती हैं, और कुछ केसेस में वायरल डिजीज़ डेफिनेटली होती हैं। इसका बचाव तो बेस्ट इज़ कि आप वैक्सीनेशन कराएं। हर साल फ्लू की वैक्सीनेशन सितंबर अक्टूबर के महीने में आती हैं, और इस वैक्सीनेशन की भी गाइडलाइंस हैं। आपकी एज 5 ईयर से कम है, आपको कोई लंबी चलने वाली बीमारी है, उसमें आपकी जो भी एज है वो आपने कराना है। आपकी एज 60 साल से ऊपर है, आपकी जो एज है और आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, तब भी आपने अपने आप को इन्फ्लुएंजा से वैक्सीनेट कराना है। उसके बाद शायद आपको इन्फ्लुएंजा होने का चांस तो है, लेकिन उस इन्फ्लुएंजा से जो कॉम्प्लिकेशन होनी है वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं या शायद ख़त्म हो जाती है। ये एक्सपेंसिव है वैक्सीनेशन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, और गवर्नमेंट सेक्टर हेल्प करती है आपको वैक्सीनेट करती है? गवर्नमेंट सेक्टर भी हेल्प करती है और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। एक्सपेंसिव मैं समझता हूँ हेल्थ के मामले में हमें एक्सपेंसेस या इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ मनी तो शायद मेरे ख्याल में 1500-2000 की वैक्सीनेशन एक शॉट है, बस एक शॉट लगवाना है। एक शॉट साल में एक दफ़ा लगवाना है। लेकिन आप ये देखें, अगर हम वो शॉट नहीं लगवाते और उसके बाद कोई वायरल डिजीज़ होके कम्प्लिकेट हो जाती है तो उसका जो बर्डन हेल्थ सिस्टम पे है या आपकी अपनी इकानोमी पे है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो भी आपने एक शॉट बताया तो 1500-2000 मैनेज किया जा सकता है अपनी हेल्थ के लिए। अगर हम आपने सितंबर अक्टूबर के टाइम पे बताया कि अभी भी मैं अगर जाके कहूँ किसी के मुझे कि वायरल वो वैक्सीन लगा दें तो वो लगा देंगे? इट्स नेवर टू लेट। आप अभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन इसका जो चूँकि वायरल डिजीज़ या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बाई अक्टूबर नवंबर शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए ये टाइम जो है ना वो एडवाइस किया जाता है। और वायरस का स्टेन भी हर साल चेंज हो रहा होता है, तो ये नई वैक्सीन आती है अकॉर्डिंग टू स्टेन। ठीक है, और इसमें हम किन से जाके ये रब्ता करेंगे, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट भी तो करना होगा कि वैक्सीन हमें सही लगाई भी जा रही है या नहीं लगाई जा रही है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बारे में ज़रा बताइएगा। क्या हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाके, निश्तर में जाके मैं कह सकता हूँ कि आप मुझे ये वैक्सीन लगा दें? जी बिल्कुल, आप वहाँ भी जाके कंसल्ट कर सकते हैं। आप किसी भी वैक्सीन हाउस पे जाके बात कर सकते हैं। ये प्रीफिल्ड सिरिंज में होती है। इसको कोई भी आदमी जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या सब कट इंजेक्शन लगा सकता है, वो मतलब जो ऑथराइज है फ्रॉम द गवर्नमेंट, लाइक डिस्पेंसर है या जो भी पैरामेडिक्स के बाकी लोग हैं या इवन डॉक्टर है, तो लगा। नाज़रीन, जैसे हम प्रोग्राम के पिछले हिस्से में बात कर रहे थे, बुखारी साहब ने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमने अपना ख्याल रखना है, और सर जिस तरह बता रहे हैं कि 1500-2000 अगर हम अपनी सेहत पे लगा लेते हैं और अगर हम बच जाते हैं किसी बड़ी बीमारी से, तो इसमें हमारी अपनी ही बेहतरी है। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ये जो हमें सीजनल बीमारियां हो जाती हैं और हमने उसका मुकाबला किस तरह करना है, हमने उसको प्रिवेंट किस तरह करना है। डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम लोगों को वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए, और हर साल क्योंकि वायरस म्यूटेट हो रहा होता है तो उसके लिए वैक्सीनेशन भी नई आती हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर तकरीबन 15 से 2000 रुपया, जिस तरह सर बता रहे थे, उसके ऊपर लगाएं ताकि हम किसी आने वाली पेचीदगियों से बच सकें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब हमने इसकी वैक्सीन तो लगवा ली, लेकिन वो पर्टिकुलर अवाम जिसने नहीं लगवाई, और वो मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था कि वो जाएंगे फार्मेसी पे और उनको कहेंगे कि मुझे एंटीबायोटिक ही दे दें, और फ़लाँ हम लोगों ने नाम भी याद किए होते हैं कि हमें ये बीमारी है और मुझे यही सूट करती है हर साल, तो वही भी एंटीबायोटिक मुझे दे दें। इसका कितना नुकसान हो जाता है? सेल्फ डायग्नोसिस का कितना नुकसान होता है? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, सेल्फ डायग्नोसिस का बहुत सारा नुकसान है। डेफिनेटली हर दफ़ा आपकी जो अप्रोच है या सोच है वो ठीक होना ज़रूरी नहीं है अगर आप उस प्रोफेशन के एक्सपर्ट नहीं हैं तो। एक नंबर 2 ये है कि सम टाइम उस एंटीबायोटिक से कोई ख़ास किस्म का आपको रिएक्शन हो सकता है। एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बात है, आप अगेन एंड अगेन एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी इंडिकेशन,
तो उसमें उसके रेजिस्टेंस के चांस हैं। और जो सबसे आखिरी बात है वो ये है, आपको जो नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह होता है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये वायरल इन नेचर होता है या एलर्जिक इन नेचर होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक का ऐसा कोई रोल होता है। अच्छा, अगर आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो इसकी वजह से क्या ये बीमारी भी एग्रेवेट हो सकती है, क्योंकि आपने फ़ौरन बैक्टीरियल अंदर अपनी बॉडी में ले लिया है ओरली? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब उससे आपको कोई रिएक्शन हो सकता है। एंटीबायोटिक जो है ना, बेसिकली ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो जो आपके नॉर्मल यूजुअल बैक्टीरिया, जो आपके फ्रेंड बैक्टीरिया हैं, उनको किल करने से आपको कोई मतलब इंटेस्टाइन के या इस तरह के कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स तो आ सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है ये एंटीबायोटिक लेने से एग्रावेट होने का चांस। अच्छा, अब हम आजकल स्मोक का बड़ा हम लोग जो है उसका मुकाबला कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, फ़िज़ा आलूदा है, हम लोग बाहर निकलते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, सांस भी हर किसी को चल रहा है। इसमें ज़रा ये बताइएगा कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि ये लैक ऑफ स्टेमिना की वजह से भी हो सकता है, तो लैक ऑफ स्टेमिना या दीगर कोई सांस की बीमारी ना हो, चेस्ट ना हो, तो इसमें किस तरह तशख़ीस की जाएगी और कब हमने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है अगर हमें स्मोक रिलेटेड कोई मसला हो रहा है? तो यूजुअल डेज़ में आपकी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ से अगर अब इस मतलब पीरियड में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी सांस की स्पीड बढ़ रही है, आप यूजुअल अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसमें आप थक जाते हैं, आपको सांस चढ़ता है या आपको सांस में कोई सीटी वगैरह की आवाज़ आती है, तो दिस रिफ्लेक्ट्स के आपके जो सांस का निज़ाम है उसमें कोई रुकावट है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को रजू करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी डेली यूजुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और आपको कोई इस तरह की अलामत नहीं है, तो फिर जाने की ज़रूरत है। अच्छा, यूजुअली हम जब भी सांस की बीमारियों के बारे में सुनते हैं तो हम घबरा जाते हैं। इसमें अगर किसी को सांस का मसला हो रहा है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अमूमी तौर पर अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो कितने % इंडिकेशन होती है कि वो मेडिकेशन से बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी और कोई प्रोलॉन्ग कोई इतना मसला नहीं होगा जिसमें अस्थमा है या दीगर बड़ी बीमारियाँ? मेरा ख़्याल है सांस का जो हमारा निज़ाम है ये एक ऐसा निज़ाम है, इसमें आलमोस्ट हर बीमारी ट्रीटेबल है। अच्छा, हर बीमारी ट्रीटेबल? हर बीमारी, अगर चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं तो ट्रीटेबल हैं, जो जिस किस्म की भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, टीबी है, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं इन्फेक्शियस, ये ट्रीटेबल हैं। इसके अलावा लंग्स की जो डिजीज़ हैं जिसमें सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कहते हैं, उसमें कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो स्मोकिंग की वजह से हो जाती हैं। मैं वही आना चाह रहा था, सीओपीडी के बारे में, सीओपीडी कफ के बारे में। वो तो कहते हैं कि वो ट्रीटेबल नहीं है सीओपीडी कफ जो है। सीओपीडी जो है ना, इसकी डेफिनेशन ही यही है कि दिस इज़ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल। ओके। प्रिवेंटेबल इन अ वे कि अगर आप उसके जो फैक्टर हैं जिससे प्रोड्यूस हो रही है, लाइक स्मोकिंग है या बाकी चीज़ें हैं, उसको आप अवॉइड करते हैं तो ये प्रिवेंट हो जाएगी और आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये ट्रीटेबल है। ठीक है, और इसके साथ वो जो रिलेटेड कफ होती है जिसको स्मोकर्स कफ कहते हैं, वो भी ट्रीटेबल है? वो भी ट्रीटेबल है। ओके। जिस दिन आप स्मोकिंग बंद करते हैं उस दिन से आपके लंग फंक्शन बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, उसी दिन से, और आपकी जो सिम्टम्स हैं वो कम होना है। एक कॉलर लाइन पर है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनका सवाल ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। सलाम जी, मैं मुल्तान से मैं जबीन बात कर रही हूँ। जी, और सवाल ये है कि मेरे बच्चे को 1 साल की उम्र में ब्रोंकाइटिस नमोनिया हुआ था, ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं जी। तो उसके बाद से अब तक वो बच्चा यानी मुसलसल, अब 8 साल उसकी उम्र हो गई है। मैंने उसे जब उसे स्कूल भेजती हूँ तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसमें है ही नहीं, इतनी कम कि मैं उसे 2-3 दिन स्कूल भेजती हूँ, मेरे उस पे 70-80 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। ठीक है। तो अब ये मैं पूछना चाह रही थी कि मेरा ये एक ही बेटा है और पिछले 8 साल से ये समझे दवाइयों पे हैं, हर महीने चक्कर, हर महीने डॉक्टर के पास चक्कर। तो अब ये बचपन में यानी बहुत, जब 1 साल का था तब इसे ब्रोंकाइटिस नमोनिया हुआ था, उसके बाद से अब ये बच्चा अभी तक सेट नहीं है। गर्मियों में हम इसे एसी में रखते हैं, सर्दियों में हम इसे हीटर में रखते हैं, यानी बाहर की आबो हवा ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसका इलाज महंगे से महंगे करवा लिया, लेकिन ये बच्चा सेट नहीं हो रहा। हर बार वो CXR एक्सरे में इसका यानी कोई ना कोई इशू होता है। और उसके अलावा इसकी ब्लड रिपोर्ट्स भी फरवरी 2025 गया है,
फरवरी 2025 से अब तक इसकी ब्लड रिपोर्ट्स यानी हमेशा ऊपर नीचे ही, अभी ठीक है। तक नॉर्मल नहीं आ रही। माजबिन साहिबा, तो डॉक्टर आप साहब आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप इनसे बात करना चाहें, कोई चीज़ पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और अगर आप इनका आंसर दे दें प्लीज़। हाँ जी, ये जिस तरह हमारी बहन बता रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली इनके लंग का कोई हिस्सा जो है वो इफ़ेक्टेड है। शायद हमें एक्सरे से आगे की कोई इन्वेस्टिगेशन लाइक चेस्ट का सीटी स्कैन या वो चीज़ें करा के देखनी चाहिए, और डिज़ीज़ को स्टेज करके जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो देना चाहिए। डेफिनेटली ये एक एडवांस इशू है, और इसमें देखने के बाद ही आइडिया होगा कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, क्या मेडिसिन के अलावा भी कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं अब क्या नहीं। डॉक्टर साहब, आप ये है भी मुझ में इतना सुनने का हौसला हिम्मत है, मैं डॉक्टर से कहती हूँ मुल्तान। अब मैंने टीवी में फर्स्ट टाइम आपको देखा, यानी मुल्तान में इसका जुबैर शहीन से ट्रीटमेंट करवा रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने आज ही आपको टीवी पे देखा, मुझे अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगी आपकी बातें। तो मैं जिससे भी पूछती हूँ कि मेरे बच्चे को कब आराम आएगा, कब तक ठीक होगा, तो वो बहुत से लोग कहते हैं नहीं, आराम नहीं आएगा बच्चे को, आपके को इलाज करवाते ठीक है। रहेंगे तो ठीक है, वरना नहीं। माजबिन साहिबा, तो जैसे कुछ लोग डॉक्टर कहते साहब हैं बता रहे थे कि अल्लाह ताला से पुरुमीद हमने रहना है, और हर बीमारी का इलाज इस दुनिया में मौजूद है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अमूमन तकरीबन 99% ऐसे केसेस हैं जिनका इलाज किया जा सकता है, और उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे की जो बीमारी है उस अल्लाह ताला जो है वो उनको शिफायाब करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा बताइएगा कि जैसे उनको हर बंदा कह रहा है कि आपको ब्रोंकाइटिस हुआ था तो अब शायद ट्रीटेबल नहीं है, तो आपको सिचुएशन अभी बज़ाहिर कैसी लग रही है? सर देखें, जो यंग बच्चे हैं ना, इनमें अल्लाह ताला ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ना, वे टू कोप द डिजीज़ेज़। वक्त के साथ प्रोग्रेशन हो रही होती है, चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, तो थिंग्स आर नॉट इतनी कोई होपलेस नहीं है। बाकी मतलब आई एम श्योर इनका अगर 8 साल से प्रॉब्लम है तो इनका सीटी स्कैन और बाकी चीज़ें भी गई होंगी, तो उसके देख के कोई बात जो है ना वो की जा सकती है। हाँ, अगर इनको कोई इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिस तरह मुल्तान में चिल्ड्रन कम्प्लेक्स है, वहाँ पे ये कंसल्ट कर सकती हैं। ठीक है, और चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अभी बच्चों की तरफ ही हमने मूव करना था। इसमें आप बता रहे थे कि बच्चों को, ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, तो अगर आपकी जनरल गाइडलाइंस दे दें कि बच्चों को अपने सर्दियों के मौसम में किस तरह सेफ़ रख सकते हैं, गर्म मलबूसात के साथ साथ मास्क पहना सकते हैं, मज़ीद कोई चीज़ें अगर आप ऐड करें। ज़्यादा तो तर बच्चों को इंडोर रखें, हाइड्रेशन स्टेटस को बेहतर रखें, वैक्सीनेशंस कराएं जी, और इन्फ्लुएंज़ा के अलावा बच्चों की बाकी भी जितनी वैक्सीनेशन हैं वो कराएं। और मैं समझता हूँ ये एक ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए कि जो हमारे वैक्सीनेटर हैं दे आर वेरी डेडिकेटेड, और उनके ऊपर जो लोग उनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेडिकेटेड, और घर घर जाके एक कैंपेन चलाते हैं। मेरे चूँकि 3 बच्चे हैं, मैं देखता रहता हूँ कि कभी कोई वैक्सीनेशन लगाने के लिए आ रहे हैं, कभी कोई, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई जो ये स्टेट है काम कर रही है। शी इज़ स्टेट जो इस तरह बिहेव कर रही है जिस तरह माँ को बिहेव करना चाहिए। तो हमें वैक्सीनेशन को देखना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट करें। अच्छा, इसमें हम जैसे ही हमारे ये मौसम आएगा तो लोगों ने घरों में अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि नेबुलाइजेशन की मशीन्स रखी होती हैं, उसके साथ वो नेबुलाइज करते हैं। ये नेबुलाइजेशन क्या होती है? क्या इससे आपकी सांस की नालियाँ खुल जाती हैं, जो आपके ब्लॉकेज होते हैं वो क्लियर होने जाते हैं, साइनस ब्लॉकेजेस जो होते हैं? नेबुलाइजेशन बेसिकली एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ओके। कि इसके चैम्बर में आप एक सोल्यूशन डालते हैं जी, उससे फ्यूम्स बनते हैं, और जब आप वो आपकी सांस की नालियों में जाते हैं। जो आपको प्रॉब्लम है अगर वही मेडिसिन उसमें डाल के की जाए तो दिस इज़ गुड थिंग। और ख़ास तौर पे जो बच्चे अस्थमेटिक हैं या इवन बड़े जो अस्थमेटिक हैं और उनको इस तरह के इश्यूज़ हैं कि उनका अस्थमा या ये चीज़ें अनकंट्रोल हैं, और मतलब दिन या रात के किसी भी पहर उनको आला फिसलन एक प्रॉब्लम होता है, तो मेरा ख़्याल है नेबुलाइजेशन जो है वो पहले 2-3-4 स्टेप में से एक ट्रीटमेंट स्टेप, और अगर वो घर पे हो जाता है तो ये अच्छी चीज़।
उसकी जो है वो उसको बेहतर किया जा सकता है। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे कि हमने अपने आप को किस तरह महफूज रखना है, ख़ासतौर पर सर्दियों के वेदर में, सर्दियों की कंडीशंस में मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमने अपने आप को महफूज किस तरह रखना है, ख़ास तौर पर ये जो हमारी वेदर की हार्श कंडीशंस हैं। वेदर के बारे में आगाह करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर रोही टीवी गौहर रहमान शेख मौजूद हैं। जी गौहर, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? जी बिल्कुल, मुल्तान में जुनूबी पंजाब इस वक्त जो है वो शदीद तरीन धुंध की लपेट में दिखाई देते हैं, जिसके बायस मामलात ज़िंदगी शदीद अंदाज में मुतासिर हो रहे हैं। मोटरवेज़ के हवाले से बात कर ली जाए तो मोटरवे पर जो है वो शदीद धुंध है, जिसके बायस रात गए 10 बजे ही मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया था। मुल्तान से जो M4 मोटरवे है वो भी ताहाल बंद दिखाई देता है। धुंध के बायस मोटरवे M5 है मुल्तान से सखर के लिए, वो भी बंद दिखाई देता है। इस वक्त हम मुल्तान के शेरशाह इंटरचेंज पर मौजूद हैं, जहां पर धुंध के बायस मोटरवे को बंद किया गया है, तो गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ड्राइवर्स रात इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मोटरवे खुलेगा और ये अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां होंगे। इसके साथ ही धुंध के बायस मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर फ़्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हो रहा है। लैंडिंग करने वाली और यहाँ से जाने वाली जो फ़्लाइट्स हैं उनके शेड्यूल्स में तब्दीली की जा रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी इंतहाई कम हो चुकी है और विजिबिलिटी के असरात हम जो है रेलवे के ऊपर भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ट्रेन ऑपरेशन जो है वो भी मुतासिर हो रहा है। जो आने और जाने वाली जो ट्रेनें हैं घंटों ताख़ीर का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और शदीद सर्दी है कि ये हाथ हम आपसे जो बात करें तो ये भी शल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा दर्जा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लेकिन जो मौसम की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जो ठंडी हवा चल रही है, लगता है कि ये ज़्यादा दर्जा हरारत वाली जो पेशन गोई है आज दुरुस्त साबित नहीं होगी। और महकमा मौसमियात ने कहा है जो बारिश के बाद जो हवा में नमी का तनासुब बढ़ चुका है, तो ये धुंध फॉग का जो मामला है ये अगले 10 से 12 दिन मैदानी इलाकों में शदीद होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा अगले जो एक हफ़्ते के दौरान बारिश का भी किसी किस्म का इम्कान नहीं है। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है उसके बाद जो स्मोक की सूरत हाल थी और जो जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, खुश्क सर्दी की लहर थी, उससे जो है वो शहरियों को छुटकारा मिल गया है और शहरी जो हैं किसी हद तक इस मौसम को, क्योंकि 12 महीनों में से 10 महीने मुल्तान में शदीद गर्मी रही है, इस जो ठंडा मौसम है, सर्दी का मौसम है, इसको इंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया गौहर, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाजरीन, जैसे गौहर बता रहे थे कि हम मुल्तानी जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि कब सर्दियों का मौसम आएगा और हम इस मौसम को एंजॉय करेंगे। एंजॉय करना है, लेकिन उसी के साथ साथ हमने अपने सेहत का ख्याल रखना है। हम आज के प्रोग्राम में बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमने वैक्सीनेशन करानी है, अपने सेहत का ख्याल खुद रखना है, तो एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ जो गाइडलाइंस हैं उस पर भी अमल करें। और जिस तरह स्टेट कह रही है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि अब मोटरवेज़ भी बंद हैं और अगले 10 से 12 दिन तक फॉग इसी तरह रहेगी तो हादसात हो सकते हैं। गाइडलाइंस पर अमल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की भी सेहत का ख्याल रखें। नाज़रीन, इस वक्त राना सलमान ज़मीर जो कि मौजूद हैं मार्केट्स में, जो कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल के रेट से आगाह करेंगे। जी सलमान, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर में सब्ज़ियों और फलों के दाम हो चुके हैं बेलगाम और एक आम शख्स के लिए सब्ज़ी और फल ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो चुका है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो गैर फाल होने की वजह से सरकारी नरखों पर अमल दरामद जो है वो तवा नज़र नहीं आ रहा। बात करेंगे सबसे सस्ती सब्ज़ी की, तो इस वक्त सबसे सस्ती सब्ज़ी जो सरकारी रेट लिस्ट में मौजूद है वो है शलजम और मेथी। इसका रेट 18 रुपये किलो जो है वो मुख्तस किया गया, मगर मार्केट में ये 40 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी के साथ साथ बात करेंगे सर्दियों की सौगात सुहांजना की, तो वो इस वक्त 240 रुपये किलो जो है वो इस वक्त उसका रेट जो है वो मुख्तस किया गया है, मगर मार्केट के अंदर ये 250 से 350 तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से बात करेंगे आम मार्केट में अदरक की, तो अदरक जो है वो इस वक्त 350 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मार्केट में 262 रुपये इसका रेट मुख्तस किया गया। मटर जो है वो आम मार्केट में इस वक्त 56 रुपये किलो तक जो है वो इसका सरकारी रेट इसमें मुख्तस है, मगर आम मार्केट के अंदर जो है वो 80 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। हरी मिर्च का रेट जो है वो 64 रुपये मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट में 80 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। लीमू का रेट जो है वो 70 रुपये मुख्तस किया गया, मगर 90 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन की बात करें तो वो 406 रुपये उसका रेट मुख्तस किया गया, मगर मार्केट में 470 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। प्याज जो है
वो 60 रुपये बिक रही है, जबकि मार्केट कमेटी की लिस्ट में 40 रुपये इसका रेट जो है वो रखा गया है। इसी तरीके से टमाटर जो है वो 50 रुपये और आलू जो है वो 30 रुपये है, मगर अगर सरकारी रेट लिस्ट की बात की जाए तो उसमें 36 से 20 रुपये जो है इसका रेट रखा गया है। आम शख्स के लिए इस वक्त जो फल हैं वो भी ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। फलों की बात करेंगे तो अंगूर जो है वो 800 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। अमरूद जो है वो 100 रुपये से लेकर 130 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। अनार जो है वो 600 से 650 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। और सेब की बात की जाए तो सेब जो है वो इस वक्त 350 से 400 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त किया जा रहा है। शकरकंदी का रेट जो है वो 90 रुपये रखा गया है। इसी तरीके से मार्केट की अगर बात की जाए फ्रूटर की, तो फ्रूटर 80 से 100, जबकि केले जो हैं वो इस वक्त 100 रुपये से लेकर 135 रुपये दर्जन जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरी सस्ती और म्यारी सब्जियाँ और फल जो हैं वो ख़रीद सकें। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह सलमान बता रहे थे कि मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं उनकी कीमतों में और ऑफिशियल रेट लिस्ट में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसकी वजह से अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि खुद साख्ता महंगाई है। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है, जैसे सलमान भी बात कर रहे थे, कि इस खुद साख्ता महंगाई का जो है वो किला कमा करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को एक्चुअल रेट्स पे चीज़ें मिलना शुरू हों, वो जो ऑफिशियल रेट्स हैं उस पर चीज़ें मिलना शुरू हों और महंगाई की जो कमर है वो तोड़ी जा सके और आम आवाम जो है वो अपने घरों का चूल्हा चला सकें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों पर अमल किया जाएगा और जल्द अज जल्द इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी नीचे आएगी। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम जो बात कर रहे थे कि हमने अपना प्रिवेंशन किस तरह करनी है, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे। इस पर और भी हमारे जहनों में जो सवाल आते हैं, आम दीगर पब्लिक के जो सवाल होते हैं, उसको जो हम आंसर लेने की कोशिश करें। तो डॉक्टर साहब, इसमें अभी क्योंकि ड्राई वेदर है और खांसी, और किसी को बलगम वाली खांसी होगी, किसी को ड्राई कफ होगी, एक तो इन दोनों में फ़र्क बताइएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और इसमें एहतियात किस तरह करनी है हमने। ड्राई कफ मोस्टली जो आपको इमीडिएट इरिटेशन है या आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अगर किसी चीज़ से एलर्जिक है तो टू स्टार्ट विद आपको ड्राई कफ हो सकती है, या गले का इनिशियल प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ड्राई कफ हो सकती है। जो बलगमी खांसी है वो अगर आपके फेफड़े के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है या खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन, आपको निमोनिया वगैरह हो गया है, तो उसमें आपको बलगम वाली खांसी है जिसे हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं वो। अच्छा, अब प्रोडक्टिव कफ में अगर इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग और कोई कलर अगर चेंज हो रहा है तो वो बताइएगा कि फिर हमने किस तरह डॉक्टर के पास कब जाना है, क्योंकि आम तौर पर जैसे आप बता रहे थे कि सबसाइड हो जाता है 3 to 4 डेज़ में, और अगर नहीं हो रहा, क्रॉनिक है, बार बार हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हमने डॉक्टर के पास कब जाना है? उसमें जनरल रूल ये है कि अगर आपको कफ विदाउट फीवर मोर देन 2 वीक से है और आपकी होम रेमेडीज़ से बेहतर नहीं हो रहा तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जहाँ तक कलर चेंज की बात है, अगर कलर चेंज से आपकी मुराद उसमें कोई ब्लड वगैरह का आना है और वो ब्लड सिग्निफिकेंट इन अमाउंट है और थ्रॉट से नहीं है, तो जैसे आप इसको नोटिस करें आप डॉक्टर को दिखाएं और विदाउट इन्वेस्टिगेशन कोई मेडिसिन ना लें। एटलीस्ट जो बेसिक लेवल की इन्वेस्टिगेशन है लाइक एक्सरे है वो करा लें, या अगर साथ फीवर है तो फिर बलगम का टेस्ट करा लें। नहीं, इसमें म्यूकस के कलर के ऊपर अगर हम बात करें तो वो कुछ लोगों के डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन होता है, कुछ का वाइटिश सा म्यूकस होता है। तो इसमें मैं ज़रा फ़र्क जानना चाह रहा था। ये मोस्टली जिनके अंदर एलर्जी का लेवल ज़्यादा होता है उनका जो है कलर्ड हो जाता है और इयोसिनोफिल्स की वजह से, या अगर इन्फेक्शन है तो भी कलर्ड और थिक हो जाएगा, और अगर नॉन इन्फेक्शियस है या खुदा न खास्ता किसी और का से लाइक स्पूटम आपको हार्ट के इश्यूज़ में भी आ सकता है, तो वो फिर वो फराथी और मतलब बिल्कुल वाइट होगा। अच्छा, अब इसमें हम लोग अगर इसके साथ साथ हमें कोई सांस की प्रॉब्लम हो रही है या सांस में सीटियों की आवाज़ आ रही है तो उसको किस तरह हमने डायग्नोस कराना है? क्या वो भी नॉर्मल है कि इस वेदर में आपको आएगी, या हमने जाके फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है? फिर वही बात है, अगर लेस देन 1 वीक से है और आपकी जो डे टाइम या नाइट की स्लीप है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही तो फिर तो आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी डे की जो एक्टिविटीज़ हैं या आपकी स्लीप है उसको डिस्टर्ब कर रही है,
मोर देन 1 वीक से है तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग बदएहतियात की करते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये मौसम वो है जिसमें हम शादियां भी रखेंगे और इसमें हम एंजॉय भी करेंगे, बारबेक्यूज़ होंगे। एक तो स्मोग है, ऊपर से हम बारबेक्यू का धुआं भी, मोनोऑक्साइड भी इनहेल कर रहे होते हैं। तो इस पर ज़रा तफसीलन बताएगा कि हम बदएहतियातियाँ किस तरह की कर रहे हैं। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तफसीलन मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रिवेंशन के ऊपर कि सर्दियों के हार्श वेदर में हमने किस तरह अपने आप को महफूज रखना है। और हम मुल्तानी जो हैं, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब के रीजन में रहने वाले, हम तो इस वेदर का वेट कर रहे होते हैं। हमने एंजॉय भी करना होता है। हम शादियां भी इन्हीं मौसमों में रख लेते हैं जिसमें हम ज़रा फैशन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपनी सेहत को इतनी तवज्जो नहीं देते। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा बताइएगा हम किस तरह के बदएहतियातियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमें सीजनल बीमारियाँ तो हो ही सकती हैं, लेकिन अगर हम मज़ीद अगर थर्मल शॉक का ध्यान ना रखा जाए तो वो एग्रीवेट होकर एक हमारे लिए ख़तरा बन सकती हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो यही है जो आपने की कि टेम्परेचर रेगुलेशन का हमें ख्याल करना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में, बहुत सारी सर्दी में अगर घर से बाहर निकलना है तो अपने आप को रैप करके निकलें। अपनी डाइट का ख्याल रखें, मुनासिब अच्छा खाएं, उसमें मुनासिब पोर्शन जो है वो प्रोटीन का हो। प्रोटीन से मेरी मुराद अंडे हैं, गोश्त है, दालें हैं। इसके अलावा जो हॉट ड्रिंक्स हैं, चाय है या बाकी जो चीज़ें हैं, उनकी ज़्यादा जो है वो यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। बग़ैर किसी वजह से एक्सट्रीम वेदर में, सर्दी है या गर्मी है, उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप देखिए, अगर आप वैक्सीनेशन वाले ग्रुप में फ़ाल कर रहे हैं तो अपनी वैक्सीनेशन कराएं। अपनी नींद को पूरा रखें। नींद जो है ना, हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जिस्म के किसी भी हिस्से में नींद की कमी से जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर जैसे आप बता रहे थे कि हमने टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अगर हम लोगों ने, क्योंकि तंबीह भी करनी है, मकसद डराना नहीं है, तंबीह करनी है। अगर कोई इस तरह का ध्यान नहीं रखता, जैसे हम रज़ाई से उठते हैं और फ़ौरन ही जाकर ठंडे पानी से अपना मुंह धो लेते हैं ताकि आंखें जल्दी खुल जाए ना, हमने ऑफिस के लिए भी जाना होता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे किस तरह नुकसान हो सकता है? या गर्म घर से निकले, सेंट्रली वो आजकल तो हमारे घर जो हैं वो गर्म है और बाहर निकलते ही शदीद ठंड है, तो इस वजह से किस तरह कौन सी बीमारी हो सकती है? अगर मैं रेस्पिरेटरी इश्यूज़ की बात करूं तो ज़ाहिर है इससे आपका एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर की जो बॉडी को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें ख़ास तौर पर एलर्जिक इशू लाइक रनी नोज़, राइनाइटिस और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप घर में हैं, आपका रूम मतलब है वो हीटेड है और वाशरूम हीटेड नहीं है, तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो यही है कि आप वाशरूम का दरवाज़ा रात के टाइम खुला रखें। ठीक है, ताकि आपके वाशरूम का और आपके बेडरूम का टेम्परेचर जो है वो सेम हो। और हमें बहुत से पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं या उनके लवाहिकीन कि रात में ये वैसे तो बिल्कुल ठीक रहते हैं हमारे जो पेशेंट हैं या जो वो खुद होता है, जब हम वाशरूम जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो जो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं वो यही है कि आप वाशरूम का और अपने जो बेडरूम है उसके टेम्परेचर। अच्छा, इसके अलावा हम लोग किस तरह की बदएहतियातियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमें जो है वो नुकसान हो सकता है? अगर कोई, जैसे हम लोग देखते हैं साइबेरिया में कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को वो बर्फ़ के पानी में नहा भी रहे हैं, तो हम भी कहते हैं कि यार हम भी अपने आप को फिट रखने के लिए ठंडे पानी से नहा लेते हैं फ़ौरन कोल्ड वाटर से, इसका क्या नुकसान है? ये मिसाल के तौर पर मैंने बात की। इस तरह की चीज़ें जो है हम सोशल मीडिया से अडॉप्ट भी करने की कोशिश करते हैं जो हमारे वेदर के ख़िलाफ़ होंगी। देखिए, एडवेंचरस चीज़ें जो भी हैं, अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है ये ह्यूमन बॉडी जो है ये गोश्त पोश्त की बनी हुई बॉडी है, तो ये उनको कोप नहीं कर सकती। जो साइबेरिया में बर्फ़ में नहा रहा है वो बड़े टाइम से नहा रहा है और शुरू में हो सकता है कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेके नहाता हो और फिर उसने अपने आप को एक वो किया है, तो बॉडी हमेशा जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट करती है। मतलब एक मज़दूर है, वो सारा दिन मामूली से कपड़े पहन के काम करता है। अब ऑफिस में एक बैठा हुआ बंदा जिसका ऑफिस सेंट्रली हीटेड है, वो भी कहे कि मैंने सारा दिन मजदूर की तरह जाके काम करता है, तो ही कैन नॉट डू दिस। अच्छा, सर्दियों में हमारे साथ ये जो बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस की बात हो रही थी, ये ज़्यादा क्यों होना शुरू हो जाती हैं? हम दीगर गर्मियों के मौसम में इतनी क्यों नहीं होती? एक तो ये पार्टिकुलेट मैटर्स जो है, ठीक है, ये बढ़ जाते हैं। दूसरा वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं।
वेयर देयर इज़ वायरल इन्फेक्शन उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि अब हम बिल्कुल लास्ट में हैं प्रोग्राम के, तकरीबन 1 से 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग जिससे लोगों को थोड़ी सी तंबीह भी हो, लोगों को आप कोई अपना मैसेज देना चाहें जिससे अपने आप को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, मैं चाहूँगा ज़रा तफसीलन बताइएगा कि जनरल गाइडलाइंस क्या हैं, आपने प्रिवेंट अपने किस तरह करना है, और कौन सी ऐसी ख़ास सिम्टम्स हैं जिसमें फ़ौरन डॉक्टर से जो है वो रिजू करने की ज़रूरत है, ताकि हम सम अप कर लें ना पूरी डिस्कशन को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हेल्थ के लिए जो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो वो ये है कि हमें कम खाना चाहिए, ठीक है, अपना वेट ऑप्टिमाइज रखना चाहिए, हमें बहुत सारा मोटा और बहुत सारा पतला नहीं होना चाहिए। जो एक आइडियल BMI है जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं वो करानी चाहिए। स्मोकिंग और इस तरह की जितनी भी अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। एक्सट्रीम ऑफ वेदर को अवॉइड करना चाहिए। हमारी जो खुराक है वो बेसिकली 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, जिसमें कार्ब्स हैं, प्रोटीन है और फैट है। तो इनका मुनासिब पोर्शन हमारी डाइट में थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, कोई डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। जब भी डिसबैलेंस होता है तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। हर सूरत में हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। हमारी जो एज भी है, हमारी एज 1 दिन है तो नेचर ने वैसे रखा है कि बच्चा खेल कूद रहा होता है, फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, और अगर हमारी एज मोर देन 100 ईयर है तो भी हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी फ़िज़िकल हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर हुमायूं ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और जितने भी आंसर्स एक इंसान के जहन में आते हैं, आम शहरी के जहन में आते हैं, हमने कोशिश की कि आपसे उनका आंसर लें, बड़ा तफसीलन आपने उसका जवाब दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को अगर हम सम अप कर सकें तो उसमें सिर्फ एक चीज़ रहेगी, वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हम लोग इलाज कराने से पहले अपने आप का अगर ध्यान रख लें, अपनी सेहत का ध्यान रख लें, तो हमें बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोगों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, इसी थॉट के साथ आज का प्रोग्राम हम जो है वो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान तहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।